Okay, now we start with the next topic of this current electricity. This is the last topic, that is heating effect of current. Heating effect of current. अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ये लास्ट टॉपिक पर हम आ गए हैं, लास्ट पार्ट है इस यूनिट का। क्या होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ये हमें समझना है बच्चे। देखिए जैसे हमने ये वी हैव स्टडीड दैट सो दैट द करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, देन द कंडक्टर बिकम्स हॉट। व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर फॉर सम टाइम, then it becomes hot, and this effect is known as heating effect of current, because this heat is produced in the conductor by flowing the current through it. जब किसी कंडक्टर में से करंट को फ्लो करते हैं तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इसी पूरे फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। तो क्या हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, when current flows through a conductor, heat is produced in it. Heat is produced in it because it becomes hot. Produced in it, and which is called heating effect of current. It is called heating effect of current. And according to Joule's law of heating, इसी में हम एक और लॉ पढ़ेंगे, उसे कहेंगे Joule's law of heating. Scientist Joule have studied this effect of the current. According to Joule's law of heating, the heat produced is directly proportional to the square of the current flowing through the conductor, directly proportional to the resistance R of the conductor, and directly proportional to the time for which the current flows through the conductor. So heat produced depends on three parameters. First, I is the current flowing through the conductor, R is the resistance of the conductor, T is the time taken for which the current flows. So H proportional to I square RT, and here proportionality constant is 1. So this proportionality sign is removed by the equal to sign, that is I square RT. So the heat produced through a conductor is given by H is equal to I square RT. और जैसे हम इसकी यूनिट लेते हैं, heat is a form of energy, so SI unit is joule, but generally heat is measured in terms of calorie, so we can just convert it in calorie by dividing it 4.18 जूल। आप जानते हैं W is equal to JH होता है, और अगर हम H निकालना चाहते हैं तो W upon J is the mechanical equivalent, and this is 4.2 और 4.184 भी लेते हैं इसको। तो ये आपका कन्वर्जन हो गया है किसमें, इनटू कैलोरी। तो अगर W जूल में है तो ये कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हीट को निकालते हैं। तो जो भी यहाँ से एनर्जी आएगी उसको 4.18 से या अप्रोक्सीमेट 4.2 से डिवाइड कर देंगे, देन विल गेट हीट प्रोड्यूस्ड इन इसमें कैलोरी। एक बात तो ये थी। अब इसी में और आगे बढ़े, अगर इसको हम प्रूव करना चाहें ऐसे कैसे होगा, एक सिंपल सर्किट एज्यूम करते हैं। ये कोई सिंपल सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस R है, और यहाँ एक सेल लगाते हैं और इस सेल से इसमें करंट फ्लो कराते हैं। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, इट इज टर्मिनल P and this is terminal Q, and suppose I is the current flowing through it and V the potential difference across it। और ये दो टर्मिनल्स है, दो एंड ऑफ द कंडक्टर है, एक एंड ये वाला लेफ्ट एंड है, इसको आप लेफ्ट एंड P मान लीजिए, इसको लेफ्ट राइट एंड Q मान लीजिए। तो ये दोनों एंड जो कंडक्टर के हैं, इनके अक्रॉस कितने पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस से करंट फ्लो होता है। तो मान लीजिए व्हाट इज करंट फ्लोइंग, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। लेट चार्ज Q flows in time t through the conductor, through a conductor, कौन सा कंडक्टर, PQ of resistance R for time t। क्या माना आपने, कोई कंडक्टर माना PQ, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया V, और ये बिल्कुल सिस्टमेटिक है। जैसे आप कोई ट्यूब ले लीजिए और उस ट्यूब में आप पानी भर लीजिए, तो वो पानी कब फ्लो करेगा, जब हम उसके क्रॉस प्रेशर डिफरेंस लगाएंगे। और कहाँ, फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, हाइट से प्रेशर बढ़ाइए या और किसी एक्सटर्नल डिवाइस से प्रेशर बढ़ाइए, ठीक वही कंडीशंस है। चार्ज आल्सो फ्लोज, विच चार्ज फ्लोज, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज, कहां से, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द रेजिस्टर और कंडक्टर। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कहां से डेवलप होता है, सेल से कनेक्ट होता है, बैटरी से होता है। तो जब हमने इसमें की को क्लोज किया हुआ है तब इसमें करंट आई फ्लो होता है, और आई करंट का मतलब कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, Q, कितने टाइम में, T, रेजिस्टेंस कितना है, R। तो बताइए इसमें अगर हम फॉर्मूला लेंगे, व्हाट अबाउट वर्क डन
और एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ EMF, or we can say work done flowing the charge from Q to P. वर्क डन ये कहां से आया, ये तो हुआ यहां से सप्लाई हुआ, हमें पता चला कि कहां से सप्लाई हुई एनर्जी, और इस एनर्जी से क्या होगा, ये यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा वो इलेक्ट्रॉन्स किस में से जाएंगे, कंडक्टर में से जाएंगे। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, स्मॉल q चार्ज फ्लो कर रहा है। तो हम व्हाट इज द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम Q टू P, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का q चार्ज Q से P तक फ्लो करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, और वहीं से आप W निकालते हैं V इंटू Q। बात समझ आ गया, व्हाट इज Q, चार्ज फ्लोइंग किसमें, थ्रू द कंडक्टर फ्रॉम Q टू P इन टाइम स्मॉल t। क्यों चार्ज फ्लो करेगा, हमें समझ आ गया, यहां से सेल की वजह से चार्ज फ्लो करेगा, और यहां से हम इस फॉर्मूले को रख दीजिए, V इज इक्वल टू IR एंड Q इज इक्वल टू I इंटू T, सो W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, एंड दिस वर्क डन appears in the form of heat in this conductor, so H is equal to I square RT, ये फॉर्मूला। So this is the amount of heat produced in the conductor, and this effect is called heating effect. किसका इफेक्ट है, करंट का। जब करंट किसी भी कंडक्टर में से फ्लो करता है तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, वो कंडक्टर गर्म हो जाता है, द कंडक्टर बिकम्स हॉट, एंड द कॉज बिहाइंड इट इज कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस। देखिए अर्लियर क्या होता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर से क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, और जो इसके आयंस होते हैं कंडक्टर में क्या होता है, अगर कोई कॉपर कंडक्टर लेते हैं तो किस फॉर्म में होता है कंडक्टर, आयनिक फॉर्म में होता है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये आयंस हैं, तो इन आयंस में थर्मल वाइब्रेशंस होते हैं, और जैसे यहां से एनर्जी प्रोवाइड होगी और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो कोलिजन्स फास्ट होंगे, और उसी की वजह से ये क्या होंगे, ये जो आयंस हैं, आयंस क्या करेंगे, इनका थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, और जब इनका थर्मल वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो बेसिकली कॉज क्या निकल के आया, कॉज ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज कोलिजन, किसके बीच में, बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, नंबर वन। सेकंड, ये रेजिस्टेंस का भी खोज होता है। सेकंड, थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स और आयंस, थर्मल वाइब्रेशंस ऑफ आयंस, ये थर्मल वाइब्रेशन होगा, और इससे क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, हीट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये तो हो गया आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अच्छा, अब इसमें एक चीज और समझाते हैं। देखिए कई बार मैकेनिज्म में हमें प्रॉब्लम आती है कि कैसे यहां से एनर्जी सप्लाई होती है। ये पहले भी एक बार बताया था कि यहां से जो सोर्स ऑफ ईएमएफ है, ये कैसे एनर्जी सप्लाई करता है, सेल का रोल क्या है। बेसिकली सेल क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक कंटेनर होता है, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। से एक को एनोड कहते हो, दूसरे को आप कैथोड कहते हो। बेसिकली इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अच्छा देखिए, अगर इसमें आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन जो यहां से मूव करके आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन बेसिकली पॉजिटिव टर्मिनल क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। उसके बाद सेल के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव पर इलेक्ट्रॉन कैसे चला जाता है, जबकि हमने तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किधर होना चाहिए, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रॉन किधर जाना चाहिए था, टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। तो इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर, ये कोई दूसरा फोर्स है। और कहां से क्रिएट हुआ है दूसरा फोर्स, ये इलेक्ट्रोलाइट की वजह से क्रिएट हुआ है। जब इलेक्ट्रोलाइट आयंस में डिसोसिएट होता है, इसकी जो केमिकल एनर्जी होती है, उस केमिकल एनर्जी की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन किधर जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। और ये ड्राइविंग फोर्स कहलाता है, जिसको ईएमएफ भी हम इसी से कहते हैं। इसी की वजह से ईएमएफ डेवलप होता है। और इसका एक मैकेनिकल एग्जांपल भी हमने बताया था कि जैसे आप कोई टेबल लें और इस टेबल पे आप बहुत सारे बॉल रख दें, और यहां से कुछ बॉल, जैसे एक बॉल रखेंगे तो लास्ट वाला बॉल नीचे गिरेगा, फिर एक बॉल रखोगे फिर नीचे गिरेगा। तो अगर हम यहां से अपना रोल समझें, अगर कोई इंसान यहां से एक बॉल उठा के यहां रखता है तो अगला बॉल नीचे गिरता है,
the role played by this human being, by this person is same as that the role played by the cell. बस ये बॉल का कंटिन्यूअस मोशन बनाता है, फ्लो बनाता है, ये किसका बनाता है, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस फ्लो बनाता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन आएगा पॉजिटिव टर्मिनल पे, नेगेटिव पे देगा, फिर ये नेगेटिव पे जाएगा, ये रीजन है। तो एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए, दिस इज नॉट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनसाइड द सेल, इट इज समथिंग एल्स। ये ड्राइविंग फोर्स है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स डेवलप होता है उसको अपोज करता है और इस वजह से कंटिन्यूअस फ्लो बनता है। तो एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, आई होप सब बच्चों को क्लियर होना चाहिए। तो ये केमिकल एनर्जी, और इसी वजह से हम कहते हैं केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी की कॉस्ट पे होता है, ये मतलब हुआ इसका। अब देखिए इसमें हमने दो टर्म और डिफाइन कर लेते हैं, लेट्स डिफाइन टू मोर टर्म्स। वन टर्म इज इलेक्ट्रिक एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, amount of work done to maintain a current through the circuit, through the circuit। किसी भी सर्किट में करंट मेंटेन करने के लिए फॉर ए गिवन टाइम, फॉर अ गिवन टाइम, गिवन टाइम। अब ये वर्क कहां से होगा? अभी हमने समझाया किससे वर्क डन होगा। वर्क डन किससे होगा? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। वर्क डन बाय सोर्स ऑफ ईएमएफ। और क्या है सोर्स ऑफ ईएमएफ? सेल है, सेल की वजह से वर्क होता है ये। और एनर्जी सप्लाइड भी कह सकते हैं इसको, एनर्जी सप्लाइड। तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, किसके से वर्क लेना पड़ेगा, किससे? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ और बाय द सेल टू डिराइव द इलेक्ट्रॉन्स through this resistor R for a given time or to maintain the current। तो करंट को मेंटेन करने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा सेल को, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक एनर्जी। और अभी अभी हमने इसी डायग्राम को लेकर डेराइव किया है, W इज इक्वल टू वी क्यू, और वी क्यू से जब आप करोगे तो V इज इक्वल टू आई इंटू आर, या तो ऐसे कर लीजिए वी आई टी, और V का फॉर्मूला रख दीजिए आई आर इंटू आई टी, फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी। और आई को अगर V अपॉन आर रखोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, आर टी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर टी। तो देखिए एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना, एक फॉर्मूला ये बना और एक फॉर्मूला ये बना। चार फॉर्मूले बनते हैं इसके, वी क्यू, वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर अपॉन आर टी। सो दिस इज द एनर्जी। कौन से वाली एनर्जी? वर्क डन। कौन सा वर्क डन? कौन सा वर्क डन है? बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। क्या करने के लिए? टू मेंटेन द करंट थ्रू अ सर्किट। So this is called electric energy। वैसे तो ऐसा यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी के सब बच्चे जानते हैं क्या होती है, जूल होती है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है बेसिकली इसकी एक यूनिट होती है, उसको हम यूनिट कहते हैं। और वन यूनिट जो होती है वो KWH होती है, 1 किलोवाट आवर। किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। जो आपके घरों में जिसको कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं, जिसको हम जो आपका मीटर्स लगे होते हैं घर में, जो ट्रेडिशनल यूनिट में मेजर करते हैं, आप ये देखते हैं कि भाई हमारे घर में जो मीटर है इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, उसमें इतनी यूनिट आया है। तो वो जो मीटर के अंदर यूनिट आती है बेसिकली वो क्या है? 1 किलोवाट आवर है। 1 किलोवाट आवर क्या है? व्हेन ए पावर ऑफ 1 किलोवाट इज कंज्यूम्ड फॉर 1 आवर, देन द यूनिट विल बिकम 1 किलोवाट आवर। मान लीजिए आपके पास एक इलेक्ट्रिक प्रेस है घर में, और इलेक्ट्रिक प्रेस को, आयरन को आप आपने 1 घंटे के लिए यूज किया और वो 1 किलोवाट का उसका एलिमेंट है। तो यानी कि आपने 1 किलोवाट पावर, 1000 वाट पावर को 1 आवर के लिए कंज्यूम किया, तो आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर दी है? 1 किलोवाट आवर। इट मींस आपके मीटर में कितनी यूनिट बढ़ जाएंगी? 1 यूनिट बढ़ जाएगी। ये 1 यूनिट हो गया। तो पूरे घर में जितना भी आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं, फैन को आपने मान लीजिए 100 वाट का है, आपने 10 घंटे चलाया तो 100 इंटू 10 कितने हो गए? 1000 किलोवाट आवर हो गए। आपने मान लीजिए कोई आपका फ्रिज है, वो आपका मान लीजिए आपका 500 वाट का है, उसको आपने चलाया कितने के लिए? 10 घंटे के लिए। अब वहां से आपने 500 हो गया है। तो टोटल वाट आवर आप कैलकुलेट करते जाइए और 1 किलोवाट आवर से या 1000 वाट आवर से डिवाइड कर दीजिए, देन यू विल गेट यूनिट। सो दिस इज ए वे टू फाइंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की यूनिट होती है किलोवाट आवर। इसको कॉमर्शियल यूनिट भी कहते हैं और ये डोमेस्टिक यूनिट भी होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी को मेजर करने की यूनिट। ओके, इसमें एक नेक्स्ट टर्म आती है, उसे पावर कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पावर। अब ये इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर की वही डेफिनेशन है जो हम पढ़ते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। मैकेनिकल पावर है तो रेट ऑफ डूइंग मैकेनिकल वर्क।
इलेक्ट्रिक पावर है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन। यहाँ कौन सा, क्या मैकेनिकल वर्क हो रहा है? नहीं, कौन सा वर्क हो रहा है? इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन टू मेंटेन द करंट थ्रू अ सर्किट, ठीक है। और रेट का मतलब क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम। सो इट इज रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन टू मेंटेन करंट थ्रू अ सर्किट, थ्रू अ सर्किट। किसी भी सर्किट में करंट को मेंटेन करने के लिए कितना रेट ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क डन होगा, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। और पावर का फॉर्मूला हो जाएगा वर्क डन अपॉन टाइम, और अभी हमने वर्क निकाला है इज इक्वल टू वी क्यू अपॉन टी, और क्यू अपॉन टी आप जानते हैं क्या होता है? आई होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। और दूसरा फॉर्मूला ओम्स लॉ से रख दीजिए, वी इज इक्वल टू आई आर इंटू आई, क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर आर, और आई की जगह वी अपॉन आर जैसे यहां लिखा था। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर अपॉन आर। तो यानी कि जितने भी तीनों चारों फॉर्मूले थे, इनमें से टाइम हटा दीजिए या इनको टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आपको फॉर्मूला मिलेगा वो किसका मिलेगा? पावर का मिलेगा। अब देखिए इसमें हम इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। अगर ये वाला फॉर्मूला है, देखो एक फॉर्मूला ये लीजिए, पी किसके इक्वल है? आई स्क्वायर आर। दूसरा पावर किसके इक्वल है? वी स्क्वायर अपॉन आर। ये फॉर्मूला कहता है पी प्रोपोर्शनल टू आर, ये फॉर्मूला कहता है पी प्रोपोर्शनल टू 1/r। ऐसे कैसे हो गया? दोनों फॉर्मूले एक ही फॉर्मूला है, एक ही क्वांटिटी है, उसी के दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला कहता है कि आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दूसरा कहता है आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या ये पॉसिबल है? यस, वेरी मच पॉसिबल, क्योंकि हमने इसमें आधी बात बताई है। आगे की अगर हम पूरी बात करें, एट कांस्टेंट आई, ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जब तक आप इसको नहीं बताएंगे तब तक आप आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं कह सकते। तो अगर ये आई स्क्वायर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, अगर आई कांस्टेंट है तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहां से अगर वी कांस्टेंट है, इफ वी इज कांस्टेंट देन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर हो सकती है किसी भी कंज्यूम पावर, और पावर डिसिपेटेड कब? व्हेन करंट आई इज कांस्टेंट, और अगर वोल्टेज कांस्टेंट है देन इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस आर। कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं जिसमें करंट कांस्टेंट रहता है? यस, व्हाई नॉट? व्हिच कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपने सीरीज में कनेक्ट कर दिए, यहाँ एक फैन लिया, एक एसी लिया, एक फ्रिज लिया, एक ट्यूबलाइट लिया, एक बल्ब लिया, अलग अलग सबको आपने सीरीज में अगर कनेक्ट कर दिया, तो देखिए पावर जो कंज्यूम्ड होगी वो सबसे ज्यादा किसके क्रॉस होगी? जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। क्यों? सीरीज में करंट क्या है? कांस्टेंट है। एंड व्हेन ऑल दीज इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सीरीज पैरेलल तो सब समझते हैं ना, पहले बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके आए हैं, कैपेसिटर में भी बताया है, रजिस्टर में भी बताया है, सेल्स में भी बताया है। मल्टीपल पाथ होता है तो पैरेलल, और सिंगल पाथ होता है तो सीरीज होता है। तो अगर उसमें V कांस्टेंट होता है पैरेलल में, V कांस्टेंट है तो R के कैसा हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जिसका रेजिस्टेंस कम होगा सभी डिवाइसेज में, उसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन सबसे ज्यादा होगा, और जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा उसके अक्रॉस पावर कंजम्पशन मिनिमम होगा। So what is the relation of power with resistance? It depends whether current is constant or the potential difference V is constant. तो एक अच्छी कॉन्सेप्ट था जिसमें इलेक्ट्रिक पावर के फॉर्मूले, इलेक्ट्रिक पावर को हम डिफाइन करते हैं। अब देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट और आता है इसमें, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। क्या आता है ये? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। देखिए क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये होती है, अगर ये कोई रेजिस्टर है जिसको हम लोड रेजिस्टेंस भी कह देते हैं, और ये कोई सेल है, और यहां से हमने की लगा के इसमें करंट फ्लो कराया, सपोज इंटरनल रेजिस्टेंस इज आर, ईएमएफ इज ई, एंड करंट फ्लोइंग इज आई, under that condition the power across the load resistance will be maximum. It states that power across load is maximum under which condition? When the load resistance is equal to the effective internal resistance. Which resistance? Internal resistance of the cell or battery.
ठीक है। तो कितनी पावर डिलीवर्ड कब मैक्सिमम होगी, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर डिलीवर्ड बाय अ सेल और कंज्यूम्ड अक्रॉस द रेजिस्टर। लोड रेजिस्टेंस, जैसे आपने कोई ट्यूबलाइट लगाई, कोई बल्ब लगाया जो लोड लेते हैं जिसमें से करंट फ्लो कराते हैं, अगर आई करंट फ्लो करता है, आर रेजिस्टेंस मान लीजिए लोड रेजिस्टेंस है, दिस इज लोड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो लोड हम इसमें अप्लाई करते हैं। तो कितनी पावर कंजम्पशन कब मैक्सिमम होगी, इसका कंडीशन मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम है जब ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर दोनों या लोड रेजिस्टेंस आर दोनों इक्वल हो जाएंगे। अंडर दैट कंडीशन द पावर विल बिकम मैक्सिमम एंड दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब देखिए इसको प्रूव कर देते हैं। चलिए प्रूव करने के लिए बताइए, हमने सर्किट माना, बहुत ही सिंपल सर्किट माना, इसमें बताइए आई कितना हो जाएगा, टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा कि बताओ, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों मिलकर टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। अभी बताओ हमने पावर का फॉर्मूला क्या निकाला, आई स्क्वायर आर, कीजिए इसका स्क्वायर, ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इनटू आर, ठीक है। अब बताइए पावर मैक्सिमम कब होगी, पावर मैक्सिमम कब होगी, पावर मैक्सिमम में देखिए ई तो कांस्टेंट है, ई को तो आप बदल नहीं रहे, पावर विल बी मैक्सिमम इफ आर अपॉन आर प्लस आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू मैक्सिमम, और r इंटू आर प्लस आर की पावर -2 इज मैक्सिमम। और यहां कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम लगा दीजिए मैथमेटिक्स में, और क्या कंडीशन ऑफ है, इसका जो डेरिवेटिव होता है r के साथ वो क्या होना चाहिए, दैट मस्ट बी 0। बताओ ये होता है कि जो कंडीशन ऑफ मैक्सिमा होती है जिसमें पावर को मैक्सिमम प्रूव करना है, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा द कंडीशन शुड बी क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। तो कितना वेरिएबल रजिस्टर रखोगे आप जिससे कि इसका d अपॉन डी आर 0 हो जाए, और ये कौन से वाला रूल लगेगा, प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। प्रोडक्ट वाला रूल सब बच्चे जानते होंगे, क्या रूल है प्रोडक्ट वाला बताइए, अगर इसमें एक्स वाई है, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, और इसको हम जनरलाइज डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। बताइए आर का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 1, अब ये कितना हो गया आर प्लस आर की पावर -2 प्लस, ठीक, ये तो इसका हो गया प्रोडक्ट में। अब इसका बताओ, सेकंड तो ऐसे ही रहेगा आर, बोलो इसका कितना आएगा, एक्स की पावर एन एक्स की पावर n-1 -2 आर प्लस आर की पावर -3 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ये हो गया बच्चों, ठीक है। अच्छा इसको r प्लस आर की पावर -3 से डिवाइड कर दो, जब -3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना बचेगा r प्लस आर, ठीक है, -3 से कर रहे हैं तो -3 का मतलब नीचे एक और आपका बच जाएगा, पावर कितनी हो जाएगी -1, और यहाँ कितना हो जाएगा -2r, ये यहाँ से कैंसिल होगा इज इक्वल टू 0, इसको ऊपर ले जाओ, और r प्लस आर -2r इज इक्वल टू 0, और यहाँ से कितना आएगा r इज इक्वल टू r, ये प्रूव हो गया। ये कंडीशन समझ आ गया, कौन सा स्टेप लिया हमने, r प्लस आर की पावर -3 से डिवाइड कर दिया, तो -3 यहाँ से गायब हो गया, r प्लस आर की पावर -2 ऊपर -3, एक पावर कैंसिल हो, दो पावर कैंसिल हो, कितनी बचेगी -1, और -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी +1। तो देखिए क्या है इसमें, r क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस, कैपिटल R क्या है लोड रेजिस्टेंस। तो जब इंटरनल रेजिस्टेंस लोड रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाता है, अंडर दैट कंडीशन द पावर डिलीवर्ड बाय द सेल विल बी मैक्सिमम। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर फ्रॉम अ सेल और consumed by a load resistance R, that is given by which one, that is under which condition, when effective internal resistance or internal resistance of a cell or source of EMF is equal to the load resistance। बताइए बात समझ आई कि नहीं। तो इसे कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ठीक है। और मैक्सिमम पावर भी निकाल सकते हैं, पावर का फॉर्मूला क्या है, P इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, यहाँ से आई निकालिए, स्मॉल आर को कैपिटल आर के इक्वल रख दीजिए, यहाँ से आई आ जाएगा, और जब आई आ जाएगा तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, मैक्सिमम पावर, ये न्यूमेरिकल्स में हम फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो आज हमने 3 टॉपिक इस लेक्चर में पूरे किए हैं। पहला क्या बताया हमने, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बताया, जिसमें हमने कितनी हीट प्रोड्यूस होती है वो किन किन कंपोनेंट्स में डिपेंड करती है। हीटिंग इफेक्ट का जूल्स लॉ हमने डिस्कस किया, कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे डिपेंड करता है, जिसमें आपने बताया H इज इक्वल टू आई स्क्वायर RT, और इन तीनों में सबसे ज्यादा रोल किसका है, करंट का है।
अगर करंट को आप डबल कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस 4 टाइम्स हो जाएगा, करंट को हाफ कर देंगे तो हीट प्रोड्यूस 1/4 टाइम्स हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ा क्या होता है, उसके बाद हमने इसमें क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक पावर, पावर के फॉर्मूले, पावर की यूनिट, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसकी यूनिट, कॉमर्शियल यूनिट। और पावर की यूनिट तो आप जानते हैं, पावर की यूनिट ऐसा यूनिट तो वाट होती है, बड़ी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो वाट हो जाएगी, हॉर्स पावर हो जाएगी, मेगा वाट हो जाएगा। ये सब वही यूनिट्स हैं जो मैकेनिकल पावर की आप पढ़ते हैं। हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। तो जो एवरेज पावर हॉर्स की ली गई थी, बहुत ट्रेडिशनल यूनिट है, बड़ी पुरानी यूनिट है, आज भी हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज की जो यूनिट होती है वो कौन सी है, कौन से वाली होती है, हॉर्स पावर होती है। इवन अगर जो गाड़ियां आती हैं, कार आती हैं, उसमें भी आप देखते हैं, बाइक आती है, भी कितने bhp पावर प्रोड्यूस करेगी, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। ठीक है, हॉर्स पावर को आप किलोवाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वाट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरह से आपका बड़ी यूनिट होगी तो क्या हो जाएगी, मेगावाट हो जाएगी। तो ये अब ये यूनिट का जो लास्ट पोर्शन था ये भी कंप्लीट